प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग छंद प्रकरण को पढ़ रहे हैं। हम लोगों को पता है बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस में हमारे कुछ छंद निर्धारित हैं, जिसमें से हमने कल आरंभ किया था। तो जिसमें हमने छंद का क्या महत्व है, छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषाएं, उसके बाद में हमने छंद के प्रकार, जिसमें हमने मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद, तो वार्णिक छंद के क्या प्रकार है, ये सभी हम लोग कल अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आज अब हम आगे बढ़ते हुए छंद में आगे देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम लोग जितना पढ़ चुके हैं, अब देखिए आप लोगों को आगे का। छंद का महत्व हम कल जान चुके थे। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। अब देखिए बेटा, ये चीज मैं एक बार दोबारा समझा रही हूँ तुम्हें। सबसे सर्वप्रथम यति। यति का अर्थ है विराम या विश्राम। श्लोक को पढ़ते समय एक चरण में जितने वर्णों के बाद में अल्प विराम या थोड़ा रुकना होता है, उसे यति कहते हैं। जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो हम जो थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, उसे यति कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक आपको श्लोक सुनाती हूँ। अर्थो हि कन्या, यहाँ पे जो हल्का सा मैंने विराम लिया, अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य, वहां पे हम लोग थोड़ा सा खींचते हुए जो थोड़ा सा विराम लेते हैं, यानी श्वास लेते हैं, उसे यति कहते हैं। जब हम आगे छंदों को पढ़ते जाएंगे, हर छंद का ये भी हमें पता होना चाहिए, उसके लक्षण में ही निर्धारित होता है कि कितने वर्णों के बाद में वहां पर यति होगी, हर छंद में निर्धारित है। तो हम जब देखते जाएंगे तो हर छंद में यहाँ पे 2 वर्ण के, यहाँ पे 5 वर्ण के बाद में यहाँ पे 7-7 वर्ण पे यति है, तो ये सभी हम समझेंगे। उसके बाद में देखो बेटा, मात्रा। एक स्वर का उच्चारण करने में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इस प्रकार लघु या दीर्घ वर्णों के अनुसार मात्रा भी लघु या दीर्घ होती है। ये ध्यान से देखो, संस्कृत वांग्मय में आ, ई, उ, री और ली, ये 5 वर्ण ह्रस्व हैं। बेटे सभी लोग माइक म्यूट करो अपना, किसी का शोर आ रहा है, सभी लोग माइक म्यूट करेंगे। आ, ई, उ, री और री, ये 5 वर्ण ह्रस्व हैं। अर्थात बेटा जब भी तुम लोग चिन्ह लगाओगे, हमने अभी देख लिया था कि लघु मात्रा के लिए चिन्ह क्या लगाना है हमें, एक स्टाइल वाला, ये आई जिस रूप में होता है, और 2 मात्रा के लिए जो हमें चिन्ह लगाना है वो किस रूप में होता है, वो ये एस रूप में होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये तो लघु दीर्घ मात्रा के लिए है और ये वाला लघु मात्रा के लिए चिन्ह है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं आ, ई, उ, री और री, ये जहां भी होंगे वहां पे हम लोग, ये 5 वर्ण ह्रस्व हैं, तो हम हमेशा ह्रस्व चिन्ह ही लगाएंगे, यानी एक का लगाएंगे। शेष सभी मात्राएं जो जिसमें है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी दीर्घ हैं, यानी इनके पर हम गुरु का चिन्ह लगाएंगे। अब ये देखिए कि इसमें कभी थोड़ा बहुत, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें किस तरीके से चिन्ह लगाना है। जैसे मान लो मैंने कह दिया शब्द एक, ठीक है, एक मैंने कहा, तो एक कहने पे ए, यदि लगता है ऐसा है कि लघु सा दिख रहा है, लेकिन ए पे मात्रा कौन सी आएगी बेटा, हमेशा दीर्घ मात्रा। ठीक है, ए पे दीर्घ और का पे लघु, यानी कि जितने भी वर्ण ह्रस्व हैं, जितने स्वर ह्रस्व हैं, आ, ई, उ, री और री, जितने वर्ण ह्रस्व हैं, इन स्वरों से संयुक्त व्यंजन भी ह्रस्व ही होंगे। जैसे यदि हम बोले का, छोटी की, कु, ये इन पे भी ह्रस्व आएगा। इसके अतिरिक्त यदि आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी दीर्घ हैं, तो जब भी इनसे संयुक्त व्यंजन होंगे, जैसे कि का, की, कु, के, कई, को, कौ, इन पे भी दीर्घ ही आएगा। इसके अतिरिक्त यदि हमने लिख दिया और, तो उस पे भी दीर्घ, ओ पे दीर्घ ही आएगा, क्योंकि ये स्वभावतः दीर्घ है। तो ये बेटा याद रखना, ये सिर्फ केवल 5 ही ह्रस्व हैं, और इनसे संयुक्त इनके व्यंजन होंगे वो ह्रस्व होंगे, बाकी ये सभी दीर्घ हैं और इनसे संयुक्त व्यंजन भी दीर्घ होंगे। ये जब हम अभी आगे श्लोकों में प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा ये चीजें। इसके बाद में बेटा
हमने ये देखा था। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गण कितने हैं टोटल? 8। ये दिखाई दे रहे हैं सबको? 8 गण हैं। अब बेटा गण किस तरीके से निर्धारित करता है, गण किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे, तो इसका याद करने का बहुत ही सरल सूत्र है एक ये माता राजभान सलगम। बस इतना सा एक सूत्र याद कर लो तो तुम्हें ये सारे जितना भी है कि किसका कौन सा गण है, किसका कौन सा चिन्ह है, तुम्हें ये कुछ भी रटने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब सर्वप्रथम हम इस सूत्र को याद रखेंगे और इस सूत्र पर चिन्ह लगाएंगे। यदि हम ये अच्छी भली भांति समझ गए तो हम ये देखो ये बड़ी आराम से समझ जाएंगे। अब देखो सभी बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब देखेंगे। य माता राजभान सलगम, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा बेटा? लघु या लघु है बेटा? किसी को भी इसमें यदि मेरे चिन्ह लगाते वक्त कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो तुरंत पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें समझ में आ जाएंगी वो फिर आगे तक हमें स्पष्ट रहेंगी। यहाँ पे लघु, माँ पे गुरु बड़ा आ है, ता पे यस मैम, रा पे भी गुरु, जा पे लघु, भा पे गुरु, ना पे लघु, सा पे लघु, ला पे लघु। लेकिन देखो बेटा गा पे गुरु हो गया है, ठीक है? गा पे क्यों गुरु हुआ है? ये आगे एक व्यंजन आया है म, जो आधा है। तो ये अभी नियम हमने कल भी बताया था और आगे भी अभी दोबारा स्पष्ट कर दूंगी। जब भी कोई भी व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन होगा, यानी आगे तुम स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में समझे, कोई भी आधा वर्ण होगा तो उससे पूर्व वाला वर्ण हमेशा गुरु होगा। ये नियम मैंने कल भी बता रही थी और मैं अभी आगे भी स्पष्ट करूंगी। तो जब भी आधा व्यंजन होगा तो उससे पूर्व वाला वर्ण हमेशा गुरु होगा। तो अब हमने इस पे चिन्ह लगा लिए। तो य माता राजभान सलगम। अब देखो बेटा गण कितने होते हैं, गण के क्या नाम है और गण का क्या चिन्ह है, क्योंकि जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिन्ह लगाएंगे पंक्ति पर, उसके बाद में हम उस पर 3-3 वर्णों का समूह बनाएंगे जिसके ऊपर हम उस गण का नाम लिखेंगे इन चिन्हों को पहचानते हुए। ठीक है? अब देखो सर्वप्रथम पहला गण है, सूत्र से ही निश्चित है, य माता राजभान सलगम। तो य माने यगण। पहला गण कौन सा हो गया बेटा? यगण। इसके चिन्ह कौन से होंगे, क्योंकि इसमें 3 वर्ण होंगे तो इसके चिन्ह कौन होंगे? तो जिस भी गण को हम देख रहे हैं उस गण के ऊपर जो चिन्ह है वो, और उससे आगे के 2 वर्ण, उनको गिनते हुए हम हमेशा गण को निर्धारित करेंगे। तो देखो यगण, या यगण, और यगण में जो चिन्ह है या मा और ता, यहां तक देखो तो लघु गुरु गुरु। तो यगण के चिन्ह कौन कौन से हो गए? लघु गुरु गुरु। मगण देखो तो मगण में हम कहां से देखेंगे? माँ से देखेंगे, मा ता और रा 3 वर्ण तक। तो मगण में देखेंगे तो माता रा तक। तो गुरु गुरु गुरु। यस मैम। तीनों वर्ण गुरु हो गए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सोनल, सारिका, यस मैम। ठीक है बेटा। अब देखो तगण। तगण में क्या है? ता रा ज। तो ताराज में गुरु गुरु लघु, ता गुरु गुरु लघु। हमें हमेशा जिस भी गण को निर्धारित करना है उस गण के ऊपर जो चिन्ह है वो, और उससे आगे के 2 वर्णों के चिन्ह को देखते हुए हम गण निर्धारित कर लेंगे बेटा। लेकिन ये कभी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु गुरु लघु है, लघु लघु गुरु है, क्या है। तुम सिर्फ एक ही बार एक सूत्र लिखो, उसके ऊपर चिन्ह लगाओ, तो ये सब कार्य 2 मिनट में हो जाता है। जब भी तुम्हें आगे सॉल्व करना होगा तो अपनी कॉपी पे साइड में छोटा सा ये लिख लो सूत्र, ये लिख लो, तो ये तुम्हें याद रह जाएगा। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो बेटा तुम्हें इतनी आसानी से ये मन में ही याद हो जाएगा। हम तो ऐसे याद रख लेते हैं, या माता, तो माता, मगण आया तो याद करते हैं मा तारा, यानी गुरु गुरु गुरु। तगण में गुरु गुरु लघु। रगण में देखोगे तो देखो यहाँ से र, ज और भा, ये 3 आएंगे ना। र से शुरू करेंगे, ज और भा तक लेंगे, तो गुरु लघु गुरु। ठीक है? जगण में देखोगे तो जा से देखोगे, ज भा न, तो लघु गुरु लघु। और देखो नाम भी सारे गणों के वही हैं जो सूत्र में है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण। फिर देखो नगण। नगण में क्या होता है बेटा? लघु लघु लघु
और सगण में क्या होता है, लघु लघु गुरु। तो यहाँ तक हमारे 8 गण होते हैं और ये जो अंतिम है वो मात्रा के लिए कि 2 गुरु मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु मात्रा होती है उसके लिए है। तो बेटा अब ये देखो, यह माता राजभान शलगम जो हम सूत्र देख रहे थे, इसमें मुझे लगता है आप तुम्हें सबको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि 8 गण होते हैं और हम इस सूत्र से ही निर्धारित कर सकते हैं सहजता से। सबसे पहले ये सूत्र याद रखोगे, उसके ऊपर चिन्ह लगाओगे और उन चिन्हों के हिसाब से ये लिख लोगे कि कौन से गण हैं और उनके कौन से चिन्ह हैं। ला का मतलब लघु के लिए आया, गा का मतलब गुरु के लिए आया। तो इस प्रकार से हमारे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, यहाँ तक हमारे 8 गण हैं। कभी लगन मत लिख देना कि गण है, ये सगण तक ही हमारे 8 गण हैं। हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हारे प्रश्न पत्र में पूछा जाता है गण कितने हैं, तो 8। अब तुमसे कभी ये पूछ लिया जाए कि कौन से गण का कौन सा चिन्ह है, तो तुम ये सूत्र से निकाल के लिख सकते हो कि लघु गुरु गुरु है, इसमें गुरु गुरु है। और बेटा तुम इन सब चिन्हों को जब तुम बहुत ही ध्यान से देखोगे, यदि हम देखें इन चिन्हों को बड़े ध्यान से, तो देखोगे कि इन सभी में, ये दिख रहा है बेटा, इन सभी में कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है कि जो रिपीट हो रहा है। तुम ये नहीं कह सकते कि दोनों का सेम है। हर का देखो, इसमें गुरु पहले है, इसमें लघु पहले है, फिर गुरु गुरु। यगण में एक मिनट देखो, इसमें क्या है, अब हम देखते हैं सब में। तो पहले में क्या है, ये देखो लघु गुरु गुरु। दूसरे में तीनों गुरु हैं, इसमें गुरु गुरु पहले है, फिर लघु है। इसमें लघु बीच में आ गया, इसमें दोनों तरफ लघु आ गया, इसमें 2 लघु आ गए और इसमें 3 लघु आ गए। तो ये बहुत ही आसान है। बस हमें क्या याद रखना है, सिर्फ एक सिंपल सा सूत्र याद रखना है और उस पर चिन्ह लगाना। यदि तुम्हें समझ में आ गया है वो सहज है, क्योंकि मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, तो उसमें कोई भी कठिनता नहीं है। नहीं। और बेटा अब जैसे कई बार प्रश्न पत्र में इस तरह से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा गण है जिसमें तीनों वर्ण गुरु होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। वही तीनों वर्ण गुरु कौन से हो गए, किसमें हो गए, मगण में। मगन। तीनों लघु किसमें हो गए, नगण में हो गए। तो एक इस सूत्र से तुम्हारे कई प्रश्न हल हो सकते हैं। आज कक्षा के बाद में भी तुम लोग क्या करोगे, सूत्र को लिखोगे, याद सिर्फ देख के सिर्फ सूत्र, उसके बाद में सारे गणों को अपने आप लिखोगे, चिन्ह लगाओगे, सारे गणों को अपने आप लिखोगे और सारे गणों के चिन्ह लगाओगे। उसके बाद में इससे वेरीफाई करोगे कि हमारा सही है, हमने कहाँ गलती की। जो भी कुछ गलती होगी या कुछ समझ में नहीं आया तो वो मुझसे कल, मतलब नेक्स्ट कक्षा में जब भी हमारी गुरुवार को होगी अब नेक्स्ट, तब मुझसे पूछोगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमें सबको ये सब चीजें क्लियर हो गई है। मैं ग्रुप पे तुम्हें आज पीपीटी शेयर कर दूंगी। अब देखो, मैं जो कल भी समझा रही थी, मात्रा लगाते समय ध्यान देने योग्य बिंदु। तो एक तो हमने देख लिया कि 5 हमारे ह्रस्व वर्ण हैं, आ, ई, उ, री और री। इसके अलावा बाकी सब दीर्घ हैं, आ, ई, ए, आई, ओ, औ। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष नियम है जो सिर्फ 4 हैं, उनके उसमें भी लघु वर्ण कभी गुरु हो जाता है। तो उसमें सर्वप्रथम मैंने कल भी बताया था कि लघु स्वर के बाद में यदि कोई अनुस्वार होगा तो वह गुरु हो जाता है। जैसे कि अंत, पंचम। अंत शब्द देखो, ये दिखाई दे रहा है सबको। अंत में क्या है, अंत में क्या है बेटा, अनुस्वार लग रहा है। हाँ, आ वैसे तो लघु है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, अनुस्वार होने से उसको ऊपर हमें गुरु मात्रा आएगी। लघु होने पर भी वह गुरु हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर अनुस्वार है। तो लघु स्वर के बाद में यदि अनुस्वार होगा तो वह सर्वदा गुरु माना जाएगा। ये पहला नियम है, सभी याद रखेंगे। दूसरा नियम क्या है, यदि लघु स्वर के बाद में विसर्ग हो तो वह भी गुरु माना जाता है। जैसे कि रामः, तो रा पे तो गुरु आएगी, माँ पे लघु आएगी वैसे तो, लेकिन चूंकि इसके बाद में विसर्ग आ गया है इसलिए यह भी गुरु हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से नरः, ना पे लघु आएगा क्योंकि लघु स्वर है, रा भी लघु है लेकिन उसके आगे विसर्ग है तो रा भी गुरु हो जाएगा, उस पे भी दीर्घ मात्रा ही आएगी। सभी को स्पष्ट हो रहा है। तो पहला नियम, यदि किसी भी लघु स्वर के बाद में अनुस्वार होगा तो वह दीर्घ हो जाएगा, गुरु माना जाएगा। यदि लघु स्वर के बाद में विसर्ग होगा तो वह भी गुरु माना जाएगा। अब बेटा देखो तीसरा नियम क्या है,
संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण भी गुरु माना जाता है, जैसे कि सर्वत्र, युक्त। ठीक है, ये देखो सर्वत्र शब्द है, दिखाई दे रहा है सबको, सर्वत्र। अब इसमें कौन से चिन्ह आएंगे, क्या आएगा? सर्वत्र में त्रा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। त्रा में क्या होता है बेटा? ता और रा। त्रा संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है? और हमने याद होगा तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हलोनंतरा संयोगः, व्यंजन जिनमें कोई स्वर, कोई भी स्वर ना हो, वो हलो अंतरा संयोग, तो उनकी क्या हो जाती थी? संयोग संज्ञा हो जाती है, संयुक्त व्यंजन। तो जब दो व्यंजन पास पास होंगे, यानी उनके बीच में कोई स्वर नहीं होगा, जैसे इसमें क्या है बेटा? ता और रा है, तो त्रा जो है संयुक्त व्यंजन है, तो इससे पहले वाला वर्ण वा के ऊपर जो रा है, यानी पहले वाला वर्ण जो वा है वो गुरु हो जाएगा। ठीक है, और देखो वा के ऊपर जो रा लगा हुआ है उससे क्या होगा कि जो सा है वो भी गुरु हो जाएगा। यदि इसको तोड़ करके लिखा जाए इस व्यंजन को, तो कैसे लिखोगे? सा, रा फिर हलंत वाला, व फिर ता, हलंत और रा। यदि हम इसको इस तरीके से समझेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। सर्वत्र में देखो, पहले हमने देखा सा, वैसे तो इस पे कौन सी मात्रा आएगी? लघु आएगी, सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन जैसे हमने इसके आगे देखा कि इसके ऊपर आगे रा है, आधा रा है, यानी इससे बाद में आधा रा आ रहा है, तो हमने इसको दीर्घ कर दिया, तो सा भी दीर्घ होगा। अब हमने बा को दीर्घ करें या लघु करें, ये कंफ्यूजन है, तो बा के आगे हमने देखा कि बा के आगे त्रा है, यानी वो संयुक्त व्यंजन है, तो वो भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी संयुक्त व्यंजन होंगे तो क्या होगा? वर्ण संयुक्त व्यंजन जब भी होंगे तो उससे पहले वाला वर्ण गुरु माना जाएगा। ये बेटा एक दो व्यंजन को हमने समझ लिया है, लेकिन इसमें हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी कठिनता आएगी। जब तुम श्लोकों में लगाओगे ना, तब तुम सोचोगे कि अरे इसमें ये तो संयुक्त व्यंजन कहाँ है, क्योंकि कहीं पे रा में कंफ्यूजन होगा, कहीं पे रा पे होगा, कहीं पे तुम विद्यालय देखते हो ना, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय जो दिया है उसमें क्या है? तो तब तुम्हें अभी जब धीरे धीरे ये जब तुम श्लोक देखोगे और अभी जब मैं आगे श्लोक पढ़ाऊंगी तब तुम्हें पूरा स्पष्ट हो जाएगा एक एक व्यंजन, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें इसी नियम पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो बहुत ही आसान है। जैसे तुमने अनुस्वार देखा तुम गुरु कर दोगे, जैसे तुमने विसर्ग देखा गुरु कर दोगे, कौन से लघु स्वर है, कौन से दीर्घ स्वर है, ये सभी तुम्हें आराम से समझ में आ गए हैं। तो अब बस लेकिन ये हमेशा याद रखना, और इसको याद रखने का संयुक्त व्यंजन जो है, इस वाले नियम को याद रखने का सबसे सहज तरीका है कि जब भी किसी वर्ण के आगे कोई भी आधा वर्ण देखो, कोई भी आधा वर्ण, यानी कि हलंत वाला कोई भी वर्ण होगा, तो उससे पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु हो जाएगा। ये अभी जब से हम अभी आगे श्लोक पढ़ेंगे तो तुम्हें पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने शब्द बोला सत्य, तो सत्य में ता लघु है, लेकिन उसके आगे जो आधा ता है उससे सा जो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे ता जो है वो आधा है, तो सत्य में सा गुरु हो जाएगा। और हमेशा याद रखना बेटा, जो आधा वर्ण होता है, जो हलंत वाला वर्ण होता है, उस पर कोई भी चिन्ह नहीं आता, कोई भी चिन्ह नहीं आता, उसको हम गिनते नहीं हैं। तो सिर्फ इसमें कितने वर्ण हो गए? सत्य में यदि देखा जाए तो छंद की दृष्टि से दो वर्ण है, सा और या। तो सा पे गुरु, सा पे आ गया गुरु और या पे आ गया लघु। स्पष्ट हो गया सभी को? तो संयुक्त व्यंजन का मतलब हम आगे देखेंगे, उससे आगे देखेंगे, और जैसे ही हम श्लोक पढ़ते जाएंगे तो हमें और स्पष्टता बढ़ती जाएगी। आगे देखो, अगला जो है ये छंद की आवश्यकता के अनुसार होता है, परिभाषा के अनुसार होता है, चरण का अंतिम वर्ण गुरु हो जाता है। ये क्या है बेटा कि जब हम कोई भी छंद देखते हैं, कोई पंक्ति, उसमें यदि हमारा छंद मतलब उस श्लोक में जैसे हमने नियम लगाए, तो हमारा जैसे हमारा है तगण जगण जगण, जो भी क्रम होना चाहिए वो संपूर्णतः मिल रहा है, सिर्फ एक अंतिम वर्ण में यदि में कोई दिक्कत आ रही है तो लघु वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है। छंद की आवश्यकता के अनुसार चरण का अंतिम वर्ण, सिर्फ ये अंतिम वर्ण में होता है। ऐसा नहीं कि आपको लग नहीं रहा है और आपका लगभग मैच हो रहा है, लेकिन आपने सोचा बीच में ये लघु की जगह गुरु होना चाहिए तो यहाँ गुरु मान ले, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ अंतिम वर्ण
चरण का अंतिम वर्ण गुरु माना जाएगा, छंद की आवश्यकता के अनुसार परिचित है। यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया? यस मैम। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा पहला छंद स्टार्ट होता है आर्य छंद। ठीक है, ये कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। मैंने कल भी बताया था आर्य छंद हमारा एकमात्र मात्रिक छंद है जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, पाठ्यक्रम में हमारे में। बाकी छंद हमारे वार्णिक छंद है जो हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो आर्य छंद का लक्षण क्या है? सर्वप्रथम बेटा जब तुम्हें पढ़ना होता है किसी भी छंद का लक्षण पता होना चाहिए। जब लक्षण हमें पता होगा तो हमारे सामने कोई भी श्लोक आएगा तो उसमें हम चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद में हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो आर्य छंद का लक्षण है यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। आर्य क्या है? एक मात्रिक छंद है, अर्थात इसमें मात्राओं की गणना होती है। इसके प्रथम चरण में प्रथमे पादे यानी प्रथम चरण में द्वादश यानी 12 मात्राएं होती हैं, तथा तृतीय अपि उतनी ही मात्रा तीसरे चरण में भी होती हैं। यानी कि पहले में और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी बेटा? 12। प्रथम चरण में 12 मात्राएं होंगी, तृतीय चरण में भी 12 मात्राएं होंगी। अष्टादश द्वितीय दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ के यानी चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना बेटा, आर्य छंद के प्रथम चरण में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ये एक मात्रिक छंद है। इसमें सिर्फ ये याद रखना बेटा, पूछा जा सकता है कि आर्य छंद कैसा है? मात्रिक छंद है। आर्य छंद में कितनी मात्रा होती है? तो संपूर्ण में तो जाना पूछ ले, प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? 12। ऐसा कौन से चरण है जिनमें समान मात्रा होती है? तो पहले और तीसरे चरण में। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा तो हमें इस तरह से भी देखना है। चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होती है, तो कुछ भी पूछ ले। आप देखो उदाहरण देखो, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिताना मात्मन्ये प्रत्ययम चेतः। अपरितोषाद विदुषाम। अब देखो जल्दी जल्दी हम सब लगाना शुरू करते हैं। आपे गुरु, पापे लघु, रीपे लघु, उपे गुरु, शापे गुरु। देखो बेटा जो शा है ना इस पे गुरु है, लेकिन यदि यहाँ पे कोई लघु वर्ण भी होता तो भी वो गुरु हो जाता, क्योंकि उसके आगे आधा वर्ण है द। विदुषाम में दा हलंत है, फिर वी है, तो वो भी गुरु हो जाता। लेकिन ये तो ऑलरेडी गुरु है तो हमें इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की झंझट ही नहीं है। सिर्फ हमें लघु वर्ण हमारा गुरु होता है, जब वो ऑलरेडी गुरु है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, शा गुरु। अब विदुषाम में ये जो दा है इसमें आधा दा है और वी है, तो दा से गुरु होता आगे वाला वर्ण, तो वो खत्म हो गया। वी पे हम लगाएंगे लघु क्योंकि वो छोटी की मात्रा है, दू पे लघु और शाम पे गुरु। अब देखो यहाँ भी यदि हमारे पास में लघु वर्ण होता तो वो भी गुरु हो जाता क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार है, लेकिन ये ऑलरेडी गुरु है तो हमें इसमें कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये हमें आराम से स्पष्ट हो गया है। गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु। अब यदि हमें गिने तो गिनो, दो तो हम दो का मान लेंगे गुरु को, दो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं। समझ में आ गई सभी को? यस मैम। पहले चरण में हमारी 12 मात्राएं हो गई हैं, हमने चिन्ह लगाया, हमने उसकी मात्राओं की गणना करी। अब हम दूसरा देखेंगे, न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। ना पे लघु, एक मिनट बेटा, ना पे लघु, सा पे गुरु, धू पे गुरु लघु, धू पे लघु छोटा हुआ है, मन्ये इसमें बेटा क्योंकि माँ पे लघु आना चाहिए था लेकिन आगे आधा ना है, इसलिए ये गुरु हो गया है। समझ में आ गया? यस मैम। प्रीति, सारिका? यस मैम। माँ पे गुरु हो गया, या पे ए है, हमने पढ़ा है ए की मात्रा इसलिए गुरु होगा, और ए कोई भी होगा तो उन पे गुरु होगा, तो ये गुरु हो गया। यस मैम। प्रयोग में पा
ठीक है। इस पे लघु। यदि दीर्घ करना होता, यदि ये हमारा या लघु होता तो भी दीर्घ हो जाता, क्योंकि इसमें आगे आधा रा है, पा आधा है और फिर रा है। प्रा को लिखते हैं तो पा आधा होता है, फिर रा लिखते हैं तब प्रा बन जाता है। तो यदि हमें दीर्घ करना होता तो या को हम दीर्घ करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी दीर्घ है तो हम उसे नहीं करेंगे। प्रा पे लघु। समझ में आ रहा है सभी को? हमेशा ध्यान रखना बेटा, छोटी सी गलती ये हो जाती है, कई बार हम आधा वर्ण देखते हैं तो हम उसी को प्रा में कंफ्यूजन हो जाता है, ऊपर रा होता है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम उसी वर्ण को गुरु कर देते हैं, जबकि हमें हमेशा उससे आगे वाले वर्ण को गुरु करना है। ठीक है, तो प्रयोग विज्ञान या यो पे गुरु, गा पे लघु, वी पे गुरु क्यों आया है बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है किसी को? पे क्योंकि हुई है वा के साथ, वहां पे छोटी की मात्रा है तो लघु होना चाहिए था। यस मैम। लेकिन गुरु हो गया है, क्यों? लघु होने के बाद भी वो गुरु हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? चीजें बेटा, इसमें भी मैं एक चीज बता दूं, बस इसमें संयुक्त व्यंजन वाली ही चीज है। अब जल्दी से दिमाग लगा के सोचो कि क्या हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ज्ञा आया है, ज्ञा आ रहा है मैम। तीन वर्ण है, छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसमें ज्ञा, तो ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें ज्ञा और या है, तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसके कारण वी गुरु हुआ है। तो हमेशा याद रखना, देखने में तो ऐसा लगता है कि यार ये नया सा वर्ण है, जब भी तुम्हें क्षत्रिय वाला छ दिखाई देगा, कक्षा, तो क्ष गुरु हो जाएगा। त्र और ज्ञ, तीनों वर्ण क्या है बेटा, संयुक्त व्यंजन है। तो ज्ञा, यहाँ से ज्ञा होने के कारण वी जो है वो गुरु हो गया है। ज्ञा में बड़ा आ है इसलिए ये गुरु हो गया, और ना इसलिए गुरु हो गया क्योंकि उसके आगे आधा मां है ना। संयुक्त व्यंजन में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी जब भी आधा वर्ण होगा उससे पूर्व वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। सबको चिन्ह समझ में आ गए? अब मात्रा गिनो जल्दी से। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इसमें 18 मात्राएं हो गई। अगला देखो, बलवदपि शिक्षिताना, लघु 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 लघु, ये तो स्पष्ट है। अब देखो शी क्यों गुरु हुआ, क्योंकि क्षा है। सी में गुरु हो गया, छी खुद लघु रह गया, तापे गुरु और नापे गुरु। तो बेटा जब भी चिन्ह लगाओ तो ध्यान ये रखना है कि हमें वर्ण को देखना है और उसके आगे वाले वर्ण पे भी दृष्टि रखनी है कि उससे आगे तो कहीं कोई आधा तो नहीं है। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी लगाते चले जाओ, तो हमें दृष्टि हमेशा रखनी है, वर्ण को भी देखना है और उससे आगे वाले वर्ण को भी हमें क्या करना है, उस पर दृष्टि रखते हुए चलना है। अब इसमें जल्दी से हम मात्रा गिनेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसमें 12 मात्राएं हैं। बेटा एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग कुछ हुआ है, मैं भी एक बार दोबारा से स्टॉप वो कर देती हूँ इसे। तो उसमें कितनी मात्राएं थी? 12 मात्राएं थी। 12। अभी लगता है वो शेयरिंग उसकी द्वारा से, तो तुम्हें वहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और मैं से और अपने हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं उसकी वो भी भेज दूंगी पीपीटी, ताकि तुम लोग आगे हमेशा पढ़ पाओ। और आगे से इसके बाद में तो उसमें हमारी 12 मात्राएं थी। तो हमने देखा था आर्य छंद को कि उसके प्रथम में 12 मात्राएं होती है, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है, तृतीय चरण में उसमें 12 मात्राएं होती है, और चतुर्थ चरण में उसमें कितनी मात्राएं होती है? 15। यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्य। तो आर्य छंद एक मात्रिक छंद है, मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और सर्वप्रथम मात्रिका छंद को समझने के लिए लक्षण तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किस छंद का क्या लक्षण है उसमें। उसके बाद में सिर्फ एक संस्कृत की पंक्ति तुमने याद रखी तो हिंदी तुम्हें समझ में आई गई है उसका। उसके बाद में तुम्हें श्लोक याद करने होते हैं कि कौन से श्लोक है क्या है, जब छंद हमें इस तरीके से लिखना होता था डिस्क्रिप्टिव। लेकिन क्योंकि यदि हमारा भी ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम क्या करेंगे,
फिर कोई मान लो पंक्ति आ गई, इसमें पूछ लिया उसने कौन सा छंद है, तो चिन्ह लगाएंगे, उसमें निर्धारित कर देंगे, तो हमें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अच्छा रहेगा बेटा, ये जो छंद है तुम्हारी इसी क्लास के लिए काम में नहीं है, ये छंद तुम्हारे लिए हमेशा के लिए आधारशिला के रूप में होता है। छंद बच्चों को पता होना चाहिए हमेशा। तो हम लोग क्योंकि BA 1 में भी देखते हैं, सेकंड ईयर में भी देखते थे, अब तुम थर्ड ईयर में आ गए हो, तब जाके हमें छंद पढ़ने को मिला है। यद्यपि हम लोग जानते थे कुमार संभवम में भी श्लोक थे, वहां भी छंद कौन से थे, अभिज्ञान शाकुंतलम में तो बहुत सारे छंद थे जो हम लोगों ने देखे हैं, तो हमें उनके लक्षण उदाहरण पता होना चाहिए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गई है। और जैसे जैसे हम 2-4 श्लोकों पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें ये चीजें सारी स्पष्ट हो जाएंगी, तब हमें कोई इतनी कठिनता नहीं होगी कि कौन सा गुरु है कौन सा लघु होगा। सिर्फ 3 नियम विशेष रूप से याद रखने थे, अनुस्वार वाला, सर्ग वाला और संयुक्त व्यंजन वाला। संयुक्त व्यंजन में तुमने कई सारे उदाहरण आज ही देख लिए, जैसे त्रा वाला, ज्ञा वाला, छा वाला, प्रा वाला। तो ये सब चीजें याद रखोगे तो बहुत आराम से स्पष्ट हो जाएगा। सिर्फ हमें सिर्फ थोड़ी सी उसके बाद है, उसके बाद में इसमें से पूरे के पूरे नंबर आते हैं बच्चों की, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी गलती होने की, कहीं भी कुछ नंबर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं। समझ में आ गया होगा सभी को। इसके अलावा बेटा मैं इसकी PPT तो मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, और तुम्हें जैसा कि बताया जा चुका है कोई भी कक्षा तुम्हें पुरानी देखनी होगी तो तुम्हें सारी कक्षाएं YouTube पे शेयर कर दी जाएंगी। तुम टाइम टेबल में मेरे वाले कॉलम में जाके जैसे क्लिक टू व्यू ओल्ड क्लास पे क्लिक करोगे तो मैं पुरानी क्लासेस दिख जाएंगी। मैं अभी इस पे YouTube पे अपलोड कर दूंगी क्लासेस। तुम जाके यदि देखोगे ई कंटेंट तो स्लाइड शेयर पे, तो तुम्हें हमारा ई कंटेंट जो भी मैंने PPT बनाई है सारी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी, तुम्हें वहां भी दिख जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी ताकि तुम लोग वहां से भी उसे प्राप्त कर पाओ। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट कक्षा से तुम ये सारा रिवीजन करके आओगे, छंद किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है, क्या गण है और किस तरीके से चिन्ह लगाए हैं। और जब तक अभी हमारी क्लासेस 2 दिन बाद होंगी, क्योंकि अभी हमारी 3 दिन क्लासेस चलती है, इस बीच में तुम चाहो तो किसी भी छंद पे प्रैक्टिस करके देखो कि किस पे लघु आएगा किस पे गुरु आएगा। नेक्स्ट कक्षा में जब भी हम मिलेंगे तो मैं जिस चीज पे कंफ्यूजन हो वो तुम लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटा, आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। नमो नमः।